देश की पूंजी आपके हाथ में है तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना। अब रुकिए तो, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। जस्ट आपने बीएसएनएल का ही उदाहरण दिया। बीएसएनएल में गोल्डन हैंडशेक चल रहे हैं, धड़ाधड़ नौकरियां जा रही हैं। संजू, 8,92,000 रोजगार तो केंद्र में खाली पड़े हैं। मैं पत्रकार हूं, आप प्रवक्ता हैं। वो दरअसल आपको आदत हो गई है, बहुत से पत्रकार भी प्रवक्ता बन गए, तो आपको परेशानी हो जाती है। मैं पत्रकार ही बना हुआ हूं, प्रवक्ता नहीं बन रहा। आप प्रवक्ता बन के सरकार को, बीजेपी को डिफेंड कीजिए और मैं सवाल पूछूंगा। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आप अपना धर्म निभा रही है। आइए देखते हैं, बहरचंद मजा आएगा। तो संजू वर्मा, कांग्रेस आरोप लगा रही है देश की संपत्ति बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं आप। संदीप जी, पहली बात तो ये कि बेचने में और सिर्फ लॉन्ग लीज पर देने में, ये दोनों चीजों में अंतर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। निर्मला सीतारमण जी ने अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि जो 6 लाख करोड़ के संसाधन हम जुटाएंगे परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मॉनेटाइजेशन के द्वारा, उसमें सरकार किसी भी एसेट पर अपना मालिकाना हक नहीं छोड़ेगी। द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू रिटेन ओनरशिप। ये बात मैं दोहराना चाहती हूं ताकि राहुल गांधी जैसे पेपर ट्विटर टाइगर को यह बात समझ में आ जाए। हम सिर्फ एसेट्स को लॉन्ग लीज पर दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा, और संदीप जी आप अर्थशास्त्र को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, ये कैसे होगा? सरकार ने कहा एक ये होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के द्वारा, दूसरा ये होगा बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के द्वारा, तीसरा ये होगा टीओटी टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के द्वारा। चाहे पीपीपी मॉडल हो, चाहे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल हो, चाहे टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल हो, इन तीनों मॉडल्स में जिसको इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारी भी है वो समझता है कि इसमें ओनरशिप कभी भी सरकार के हाथों से नहीं जाती। सरकार का मालिकाना हक पहले भी था, आज भी होगा। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स हैं उनको और सक्षम तरीके से प्राइवेट सेक्टर उपयोग कर पाएगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये बताइए कि आज तक तो यही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता कहते थे, भाई मोदी सरकार तो हमेशा नारा लगाती थी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो सरकार सार्वजनिक रूप से ऐसे क्षेत्रों में क्यों है जहां सरकार का होना उचित नहीं है? आज जब मोदी सरकार कह रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के चलते हम प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र को, कुछ एसेट्स को सही तरह से इनका उपयोग हो, इनका प्रयोग हो, उसके लिए हम परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मॉनेटाइजेशन के प्लान को, इसके ढांचे को, जो आपकी बात पर मुझे ये बताइए, एक चीज मैं समझ गया। तो सबको संजू, इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं कोई सेंसर बात नहीं, सवाल मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, एक छोटी सी चीज, 20 सेकेंड्स प्लीज। हाँ लीजिए। संदीप जी, एक खाली मैं उदाहरण देना चाहूंगी जिससे आपके दर्शकों के सामने सारी बात का स्पष्टीकरण हो जाएगा। मुझे याद है 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मारुति को गवर्नमेंट कंट्रोल से छुड़वाने की बात की और कहा कि मारुति में अभी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, हम इसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। और सबने नारेबाजी कर दी, ये क्या हो गया, इससे निवेशक इंडिया में निवेश करना बंद कर देंगे, इकोनॉमिक क्लाइमेट विल गेट डिस्ट्रॉयड। आपको एक बात बता दूं संदीप जी, मैं भी बहुत सालों तक इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हूं, एंड दैट टू अ रेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकर। 2002 में मारुति सुजुकी की मार्केट वैल्यू थी 4,330 करोड़। आज मारुति का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2 लाख करोड़। तो आप ये देखिए कि नहीं, अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, मैं समझ गया आपका उदाहरण। कितनी ग्रोथ संजू, हुई है कंपनी के मार्केट कंपनी में ग्रोथ हो गई। देखिए एक मिनट, को भी फायदा हुआ है, ठीक है, अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ है। आज मारुति सुजुकी में कितने लोगों को नौकरी मिलती है?
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप 20 किसी को सेकंड के आइडिया नाम है? पर 2 मिनट ले गई संजू। अब थोड़ा शांत हो जाइए। कांग्रेस का क्या काम है? आप कांग्रेस से बात कर लेंगे ना, पहले तो सरकार आप चला रहे हैं ना, देश की पूंजी आपके हाथ में है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना। अब रुकिए तो, संदीप जी, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, राहुल गांधी, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अरे राहुल गांधी को अभी लानत मलानत करना, पूरा मौका दूंगा मैं। टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। ये ठीक है। आलू से सोना निकालने की बात करते हैं। भाई हम आलू से सोना नहीं निकालेंगे, पर हम जो हमारी संपत्तियां हैं उनका सही उपयोग करके हम वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे। हो गई बात पूरी। आपके पेट में राहुल गांधी दर्द होता है तो प्लीज यू नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव फॉर योरसेल्फ, बिकॉज़ अब पॉलिटिक्स सवाल पूछ लूं, अब पूछ लूं। पूछिए ना। हाँ, आपने मारुति का उदाहरण दिया। देखिए, जी। विनिवेश प्राइवेटाइजेशन तो इस देश में 90 के दशक से चल रही है, विनिवेश भी चल रहा है। वो नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। विनिवेश में हमारी एक स्टेटेड नीति है कि नहीं, कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार का दखल होना जरूरी है, चाहे मैक्सिमम गवर्नमेंट हो या मिनिमम गवर्नमेंट हो, उसमें सड़क भी आती है, रेल भी आता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस भी आता है, उसमें टेलीकॉम भी आता है, उसमें भंडारण भी आता है। आप अभी मैं इन्हीं जवाब दे दूं? अब देखिए, सवाल पूरा हुआ नहीं, सवाल आपका पूरा हुआ। सवाल क्या है मैं समझ गई। अच्छा, आप समझ किस गई, तरफ जा दर्शक रहे हैं, नहीं मैं समझ समझे। गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप टॉप रेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, मेरे दर्शक नहीं है ना इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो बोलिए। ये स्ट्रेटेजिक एरिया, इसमें सरकार और ये सारे जो असेट्स बने थे वो संजू आपके मेरे देशवासियों के पैसे से बने। तो भाई देशवासियों से पूछोगे कि आपकी ये संपत्ति पट्टे पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, यहां पर तमाम यूनियंस हैं बंदरगाहों पर, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे की, इन सब से बात कर ली थी, इन सब से बात की। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। सवाल बहुत लंबा है। अच्छा, और आप जवाब बोलेंगे मैं देना, आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे। अभी 1 मिनट ध्यान से सुनिए मेरी बात। हाँ। आपके दर्शक इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, पर आपके दर्शक बहुत जागरूक हैं और मुझे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। पूरी उम्मीद है कि आपके दर्शकों की जो मेंटल आईक्यू लेवल है वो राहुल गांधी से कई गुना ज्यादा है। तो मैं आपके दर्शकों के लिए बस इतना कहना चाहती हूं कि चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो राजमार्ग हाईवे हो, चाहे वो रेल लाइनें हो, सरकार ये कहां कह रही है कि हम फैमिली सिल्वर को बेच रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि मान लो, मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। 2017 में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ी थी, अब तो वो नहीं है एमडी और सीईओ बीएसएनएल के, अनुपम श्रीवास्तव। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के जितने भी लैंड बैंक और बिल्डिंग्स है भारत में, करीबन 1500 बिल्डिंग और लैंड बैंक है, उसका बुक वैल्यू सिर्फ 975 करोड़ है। और अनुपम श्रीवास्तव ने यह कहा कि द मार्केट वैल्यू ऑफ बीएसएनएल लैंड बैंक पार्सल्स वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। वो कहते थे कि कई बिल्डिंगें ऐसे ही पड़ी हैं, कई जमीनें ऐसे ही पड़ी हैं कि आप इनको बेचिए मत, इनका सही उपयोग करवाइए। प्राइवेट निजी निवेशकों को, प्राइवेट सेक्टर को बोलिए आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो जाकर बीएसएनएल का टर्न अराउंड होगा। पर वही विपक्ष ने कर दिया अपनी राजनीति। तो हम यही कह रहे हैं कि मान लो बीएसएनएल, मान लो एमटीएनएल, इनके लैंड बैंक को हम बेचेंगे नहीं, पर हम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको इनवीट या रीट बोलते हो, हम उसको सिंगापुर में लिस्ट करेंगे। ट्रस्टीज के पास कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट विल बी वन ऑफ द की शेयर होल्डर्स इन द ट्रस्ट। और यहां पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनका क्या होगा? आपने बीएसएनएल का ही उदाहरण दिया, बीएसएनएल में गोल्डन हैंडशेक चल रहे हैं, धड़ाधड़ नौकरियां जा रही हैं। रेलवे, अगर 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेन किराए पर निजी कंपनियों को दी जाएंगी, तो रेलवे कर्मचारी 13 लाख है ना रेलवे कर्मचारी, उनमें से कितनों की नौकरियां जाएंगी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। थोड़ा चुप हो जाइए। बार बार जो नौकरियां जाने की बात करते हैं, मैं पूछ रहा हूं। आज तक आपके मुंह से एक बार मैं भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये नौकरियों की बात बहुत बार आती है नैरेटिव में, तो कान खोलकर आपके दर्शकों को नहीं, क्या बोला तूने? वो तो जागरूक है, बट आप समझदार पत्रकार होते हुए भी नासमझ बनते हैं। 15.5 लाख करोड़ दिए गए हैं मुद्रा लोन के द्वारा 29 करोड़ लोगों को।
ये 29 करोड़ लोगों को 29 करोड़ पीपल हैव बेनिफिटेड बाय वे ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू 15.5 लाख करोड़, 15.5 लाख करोड़ के लोन मिले। आज तक आपने एक डिबेट मुद्रा योजना पे नहीं की, जिससे 29 करोड़ गरीब उस पे भी करूंगा, पूरे आंकड़े लेकर आना, उनमें कितने एनपीएस हो चुके हैं वो आंकड़े लेकर आना संजू। 8,92,000 रोजगार तो केंद्र में खाली पड़े हैं, पूरे देश में 60,65,000 नौकरियां खाली हैं। सवाल यहाँ पर है, नौकरियां मिली मुद्रा योजना के तहत। संदीप चौधरी जी के कार्यक्रम में चैनल में मुद्रा योजना पर आज तक एक डिबेट नहीं हुई। बस सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाना है तो चलिए भाई, डिबेट का टॉपिक सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाना है कि सरकार से सवाल पूछने हैं। मैं पत्रकार, एक सेकेंड संजू, पत्रकार और प्रवक्ता में फर्क समझिए। एक मिनट, अरे सुनिए तो, नवयुवक बालक से कोई सवाल नहीं होगा। अरे नहीं संजू सुनिए तो, देखिए मैं पत्रकार हूं, आप प्रवक्ता हैं। वो दरअसल आपको आदत हो गई है, बहुत से पत्रकार भी प्रवक्ता बन गए, तो आपको परेशानी हो जाती है। मैं पत्रकार ही बना हुआ हूं, प्रवक्ता नहीं बन रहा। आप प्रवक्ता बन के सरकार को, बीजेपी को डिफेंड कीजिए और मैं सवाल पूछूंगा। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आप अपना धर्म निभा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं क्या संदीप? अच्छा, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं क्या? हाँ प्रतिनिधि हैं। क्या बीजेपी का प्रतिनिधि बनाना चाह रही हैं? बीजेपी का प्रतिनिधि बनाना चाह रही हैं, बहुतों को बना दिया। बीजेपी का प्रतिनिधि बनाना चाह रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाइए यदि बनना चाहते हैं। किसी ने सॉरी, थैंक यू बट नो थैंक यू। हाँ, नो थैंक यू बिकॉज़ यू वांट टू पेडल अ नैरेटिव। पेडल अ नैरेटिव। सवाल ये है, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये हमारे पैसे से ही ये पूंजी बनी थी, तो ये पूछा किससे गया? सरकार का मालिकाना हक रहेगा इन एसेट्स पर। अच्छा, एक चीज फिर मैं बाकी दर्शकों के पास जाता हूं। एक नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन भी है संजू, देखिए प्लीज ऐसे आउट करने का जरूरत नहीं है। एक नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन भी है ना, जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। 2019 में भी प्रधानमंत्री ने सिर्फ लाल किले की प्राचीर से इस बार नहीं कहा, पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी 100 लाख करोड़ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। वो हमारा पैसा ही लगेगा ना, देशवासियों का। हमारा पैसा है ना, गलत तो नहीं कह रहा। अरे सुना नहीं, फिर नहीं सुना। अरे आपका हर सवाल मोदी सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा करना मैं समझ जाती हूँ। अरे आप समझ जाती हैं, दर्शक नहीं समझ रहे। एक सेकंड, दर्शकों को समझा दूं। अब मुझे रखिए स्क्रीन पर। ना वो संजू, थोड़ा सा आपको आपत्ति होगी, अकेला मैं स्क्रीन पर आ गया। एक नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है, सरकार गाजे बाजे के साथ 3 साल से कह रही है कि 100 लाख करोड़ रुपए वो आधारभूत ढांचे में डालेगी। वो आपका मेरा ही पैसा है। तो जो ये पहले पैसा डला हुआ था, ये भी आधारभूत ढांचा है। ये रेल, रोडवेज, ऑयल, नेचुरल गैस, टेलीकॉम, तो आधारभूत ढांचा किराए पर दे दिया गया 6 लाख करोड़ के लिए, और 100 लाख करोड़ हमारे लगेंगे। थोड़ा ये गणित भी समझाइए संजू। मैं बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। एक बात का मुझे ताज्जुब होता है, वैसे हमारे देश में लगभग 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, पर जब मैं डिबेट पर आती हूँ हर कोई ये दुहाई देता है, आई एम एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर, मेरा पैसा सब टैक्स देते हैं इस देश में। जीएसटी सब पर लगता है। पेट्रोल के दाम 110 रुपए हैं, डीजल 100 है, तो वो वहां भी टैक्स दिया जाता है। सिर्फ इनकम टैक्स अकेला टैक्स नहीं है। गलत जानकारी मत दीजिए दर्शकों को। नहीं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो जीएसटी की बात नहीं हो रही है, मैंने इनकम टैक्स साफ शब्दों में कहा। और टैक्स तो देते हैं ना सब। इतनी बौखलाहट क्यों होती है? बौखलाहट नहीं, गलत बयानी करती हैं आप। डोंट प्ले अराउंड विद फैक्ट्स। नहीं दिया मैंने, हाँ। कोई गलत बयान नहीं दिया। अभी मुझे अभी आपका जवाब देने दीजिए। आपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की। मोदी सरकार ने 2-2.5 साल पहले कहा था कि 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगी और एसेट्स बनेंगे बाय 2024-25। अभी इसका स्टेटस क्या है, ये बात हर कोई पूछता है। तो इसका स्टेटस, मैं जस्ट आपके डिबेट में आने से पहले मैंने कंसर्न मिनिस्ट्री में बात की। करंटली 111 लाख करोड़ से 44 लाख करोड़, 44 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर इंप्लीमेंटेशन है।
हमारे पैसे के ही है ना, उनको 6 लाख करोड़ में दे देंगे किराए पर। अरे सारा 100 लाख करोड़ आपका ही है। थैंक यू सो मच। सारा का अच्छा, सारा 100 लाख आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने वो किया। हमारे ही तो हैं, बिल्कुल हमारे हैं। सारा का सारा 100 लाख करोड़ संदीप चौधरी जी ने अपने पर्सनल पॉकेट से दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई सेंस है इस बात की? सो मच। नाउ लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। आप मुद्दे को भटकाइए मत। 44 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स आर अंडर इंप्लीमेंटेशन और 22 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स अभी डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं। और मैं बता दूं क्या क्या हुआ इसके तहत। दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर बन रहा है, एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, उस पर 1 लाख करोड़ का खर्चा होगा। दूसरा, कोलकाता मेट्रो जो फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो, उसका और रेनोवेशन और एक्सपेंशन होगा। चलिए, वो तो देखेंगे जब होगा। वो मैंने आपको बहुत समय